नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ आरक्षण पर विचार, आंदोलनकारी नाराज। उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद से राज्य का माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी मंच ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल 2 माह बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए और 2 सप्ताह के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। राज्य आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री का विरोध किया जाएगा। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी लगे हाथ सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही विपक्ष का तर्क है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को छत्तीसगढ़ आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए बार-बार समिति का कार्यकाल बढ़ाकर असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण का इंतजार और बढ़ गया है। दरअसल सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण का विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 माह के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में लाए गए छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया था और इसी समिति का कार्यकाल सरकार ने 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले ने राज्य आंदोलनकारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। नई सरकार के इस फैसले के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल 2 माह बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए और 2 सप्ताह के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। राज्य आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री का विरोध किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य आंदोलनकारी सरकार पर भरोसा रखें। सरकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं उससे साफ मंशा जाहिर होगी। विधानसभा अध्यक्ष भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और जो लोग उसके आश्रित थे, जिनको कि 10 साल से पुनर्बहाली की जो डिमांड कर रहे थे, जो खुद स्वयं आंदोलनकारी थे, वो उम्र दराज होने की पद पे उनकी इनको जो है टीस जो है उनको हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज का दंड जरूर देगी। आज की नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम फूल प्रूफ होना चाहिए। समिति का कार्यकाल बढ़ा है लेकिन आरक्षण देने को मना नहीं किया है। आरक्षण दिया जाए उसके लिए सारा रास्ता सुझाने के लिए ही समिति है और वो समिति का जब काम पूरा नहीं हुआ तो काम पूरा दे करके उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ किया जाएगा। इसलिए उस पर नाराजगी नहीं होना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा दूसरी बार है जब प्रवर समिति के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। अभी तक यही माना जा रहा था कि एक और बैठक के बाद समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी और राज्य स्थापना दिवस से पहले राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन अब उनको इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि विधानसभा में पेश विधेयक पर चर्चा के दौरान इस विधेयक को प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था।
स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति को 15 दिन में विचार कर सिफारिशें देने को कहा था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग अगर राज्य आंदोलन के कार्यों के प्रति ईमानदार होते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक राय से सहमति बनाकर उस पर फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने का बिल विधानसभा में पास कराने के बजाय प्रवर समिति को सौंपा गया, तो वो समझ लेना चाहिए था कि ये बिल अब कभी पास होने वाला नहीं है। इसका हाल भी जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त बिल पेश होने के बाद प्रवर समिति को सौंपा गया और उसके बाद वो उसका चैप्टर क्लोज हो गया। शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कुल मिलाकर चुनावी साल में धामी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी को दूर करे। देखना होगा कि धामी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार हीला हवाली करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहा है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा और उसको लेकर फिलहाल अब चूंकि जो प्रवर समिति का गठन किया गया था, अब उसका कार्यकाल 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। उसे 2 हफ्ते में करने की मांग जो है राज्य आंदोलनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। समिति की रिपोर्ट का इंतजार अब और बढ़ गया है। राज्य आंदोलनकारी काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री धामी का गिरफ्तार करने की बात उन्होंने कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार ऐसा नहीं करती है। तो ऐसे में क्या राज्य आंदोलनकारियों के हाथों में निराशा हाथ लगेगी? हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके और प्रदीप कुकरेती जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कुकरेती जी से ही शुरुआत करूंगी मैं। प्रदीप जी, एक बार फिर जो प्रवर समिति का गठन किया गया था उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ऐसे में अब नाराजगी जो है वो साफ तौर पर आप लोगों की देखी जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं अभी, क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से आपने ये देखा होगा कि लगातार सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी पिछले 10 साल से पुनर्बहाली की मांग को लेके, क्षैतिज आरक्षण को लेके संघर्षरत रहे हैं और इसमें क्योंकि पिछले 4 साल को अगर मैं निकाल दूं पिछली सरकार की, तो वो पूरा जीरो रहा है। वो जीरो रहा है और वर्तमान में जिस प्रकार से धामी जी आए थे, हमने जो संघर्ष किया, अपने जो घिराव किया, उसमें वार्ताएं हुई, उसमें एक चीज ये रही कि उन्होंने उस महामहिम के यहाँ से मंगाया, उसके बाद उप समिति बनाई। तो हमें लगा कि गैरसैंण में जो हमारी स्थायी राजधानी जो इस राज्य की थी, जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने जो है वो उसको गठित करी थी, जो राज्य आंदोलन के जो हमारे मूर्त रूप के जो गवाह रहे हैं उस समय के, उनके यहाँ से कुछ ऐतिहासिक चीजें राज्य आंदोलनकारियों के हितों में होगी। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता कि उसके बाद जो है कहा गया कि इसको विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। विधानसभा सत्र के लिए फिर कैबिनेट में मामला लाया गया, सत्र भी हो गया, फिर प्रवर समिति भी बन गई। प्रवर समिति का जबकि मामला था भी नहीं लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा जब हम 10 साल इंतजार कर सकते हैं तो हम जो है 10 दिन और इंतजार कर लेंगे। प्रवर समिति की दूसरी बैठक बुलाते हैं, तीसरी बैठक बुलाते हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है कि खाली ऑब्लिक परित्यागा और जो है ओ की मात्रा लगाने में
ओ की मात्रा लगाने में इनको 3 महीने लग रहे हैं। तो ये हमारे सचिवालय कर्मियों पे सवालिया निशान उठा रहे हैं कि खाली इतने लिखने में इनको 3 महीने लग गए थे। मैं आपको बताऊं तो ये जो है कानून जो है पहले ही दिन सही बन गया था। ये कानून पहले ही दिन सही बना हुआ था। इसमें खाली जो किंतु परंतु होना था ये बाद में जोड़ा जाना चाहिए था। ठीक है प्रदीप जी, पानीपुरी जी वापस आते हैं आपके पास। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड आंदोलन की जो शुरुआत मेनली थी 1994 से, और 1995 में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने जन आंदोलन के रूप में एक संघर्ष किया। और आज लगभग 27-28 साल बाद भी आज हम लोगों की जो मांगे रही हैं वे लगभग हमेशा आंदोलनकारियों को जो आरक्षण की मांग है वो हमारे राजनीतिक दल इसको हल नहीं कर पाए। बड़ी विडंबना है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल चूंकि क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड का, लेकिन इसमें उसकी भूमिका को कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही मतलब स्वीकारा नहीं। और अपने आप में चाहे 2002 में जो शुरुआत नरेंद्र दत्त तिवारी जी की सरकार ने की थी और उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने आरक्षण दिया था, और उस समय हमारे जो आंदोलनकारी थे, क्योंकि जब हम पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन लड़े थे तो मैं उसका एक सिपाही होने के नाते मैं जानता हूं कि प्रमुख भूमिका देहरादून वालों की रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनकी हमेशा ये चिंताएं रही हैं कि हमको कभी भी सरकार ने देखा नहीं है, हमारी समस्या को नजरअंदाज किया है। आज अगर आप रुड़की के आंदोलनकारियों के पास, रुड़की हमारे चूंकि बहुत नजदीक है देहरादून से, आज रुड़की के आंदोलनकारियों की बददस्तूर ये डिमांड है कि साहब देहरादून वालों को तो आपने चिन्हित कर दिया, लेकिन रुड़की वाले बेचारे आज दिन तक चिन्हित नहीं हुए हैं। उसी तरह से मसूरी में मैं उस महिला को जानता हूं जो महिला उस महिला के बगल में थी जिस महिला को 2 सितंबर को गोली लगी थी मसूरी में, और वो महिला आज दिन तक भी उत्तराखंड आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं खामियां रही हैं और उन खामियों को दूर करने में ये सरकारें सफल नहीं रही हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड आंदोलन में शिरकत करने वालों की उम्र आज 50 से 60 वर्ष एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आंदोलन कर रहा था तो लगभग 60% से 70% लोग 30 साल से ऊपर के थे, और 30 साल से ऊपर के लोगों की आज जो उम्र होनी चाहिए 55 से 60 होनी चाहिए। और उसके पहले जो युवा जितने रहे होंगे वो 10 से 20% थे, जिसमें मैक्सिमम जैसे जुगरान, रविंद्र जुगरान है, वो भाजपा में स्वयं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। उस समय एक युवा के रूप में वो हमारे साथ संघर्षरत थे। तो आज वो क्यों चुप हैं, ये भी हमें चिंताएं होती है। सुभाष बरतवाल जी वो भी भाजपा में है, हमारी स्वर्गीय सुशीला बदूनी जी आंदोलन की प्रमुख में थी, उनकी बुजुर्ग होने के बाद डेथ भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम सवालों को लेकर आज हमें बड़ी चिंता है कि राज्य आंदोलनकार की मांग ज्यों की त्यों पड़ी है। वैसे तो अगर देखा जाए राज्य आंदोलनकारी अगर हम लोग तमाम क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक स्वरूप में खड़े होते तो आज राज्य को संचालित करते हुए नजर आते। आज हम बेगर की भूमिका में नहीं रहते, हम भिखारी नहीं होते कि हमें तुम दो। हमने जिनके खिलाफ राज्य का आंदोलन किया है उनके आगे जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ दर्शन माफ कीजिएगा लखपत बुटौला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। हनी पाठक जी क्या कुछ कहना चाहती है? राज्य आंदोलनकारियों की क्या अनदेखी की जा रही है? क्या उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण देने की जो बात कही गई थी वो महज एक शगुफा थी? सुगुफा क्या होता है यशी जी? हमारी सरकार में सुगुफा शब्द का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी सरकार जो वादे करती है ना उसको धरातल पर उतारती है। प्रवर समिति के जो सदस्य हैं वह सीनियर विधायक है और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी आप देख लीजिए जो मंत्री हैं, विनोद चमोली जी जो विधायक है, ये सदस्य है इसमें। तो अध्यक्ष हमारे प्रेम भाई साहब है, तो इसमें ये दोनों ही राज्य आंदोलनकारी रहे हैं।
और इस प्रवर समिति के जो विधेयक है इसमें सभी पहलुओं को गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है और जो संशोधन है उसमें संशोधन भी किया जा रहा है ताकि भविष्य में आने वाले समय में इसका लाभ लेने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपने देखा होगा 2010-2011 में पहले ऐसा हो चुका है कि हाई कोर्ट की रोक के चलते आंदोलनकारियों को दिए जा रहे 36 आरक्षण को रद्द करना पड़ा था। तो इस प्रकार का कोई भी प्रावधान उसमें इंक्लूड ना होने पाए जिससे कि उन लोगों को आने वाले समय में कोर्ट से कोई भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है, सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, हर चीज पे हाथ में दही जमाने वाली बात तो है नहीं, और सगुफा वाली बात जो आप कह रही है यशी जी, अब मैं उस पर आती हूँ। नारायण दत्त तिवारी जी की ये लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, कांग्रेस के लोग, और उनकी चर्चा करते हैं। तो मुझे बात बता दे लखपत बुटोला जी यहाँ बैठे हुए कि नारायण दत्त तिवारी जी जो विधेयक लाए थे उसकी पुख्ता व्यवस्था कर क्यों नहीं लाए थे? उसकी पुख्ता व्यवस्था कर अगर लाए होते तो आज इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ा होता। 2010-2011 में हाई कोर्ट को इस ऑर्डर को रद्द करना ही नहीं पड़ा होता। फिर हरीश रावत जी सरकार के विधेयक को लाए, लेकिन उसमें भी इतनी खामियां डाली उन्होंने, इतनी खामियां डाली कि वो राजभवन में लटका रहा, लंबित पड़ा रहा। लेकिन ये धामी सरकार है जिसने राजभवन में लंबित विधेयक को वापस मंगवाया और उसमें संशोधन किया। विधानसभा पर पूरा इसको विधानसभा के पटल पर इसको लाया गया और पूरी बहस करवाई गई इस पर, और जरूरत जब पड़ी तो इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंपा गया है। 7 साल बाद इस विधेयक को राजभवन से वापस लटके हुए विधेयक को लाने वाली किसकी सरकार रही? हमारी धामी सरकार रही। और कांग्रेस ने तत्कालीन लाभ के लिए यह आरक्षण लागू किया था, आनंद फानंद में कर तो दिया था, लेकिन इनको यही नहीं पता था कि इसमें संशोधन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आने वाले समय में क्या ये जो राज्य आंदोलनकारी इनको फेंकी हुई चीज तो चाहिए नहीं। ये इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, इनकी वजह से आज सब यहाँ पर बैठे, इन्होंने अपना खून पसीना जीवन सब सौंपा है। आनंद फानंद में लेकर आ गए बिल सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, फिर उसको कोर्ट से रद्द करना पड़ा। राजभवन से लटके हुए बिल को किसने मंगवाया? 7 साल बाद धामी सरकार ने मंगाया। तो ये सारे पहलुओं पर जांच करी जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, निश्चित ही इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। बातचीत करेंगे और लखपत बटोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, संदर्भ को लेकर? क्योंकि देखिए हनी जी ने इसमें अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया, उनकी सरकार का रुख स्पष्ट किया कि भाई मंशा हमारी साफ है, हम इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे। जी निश्चित रूप से हम स्वागत भी करते हैं। और जब धामी जी ने ये फैसला लिया था राज्य आंदोलनकारियों को लेकर 36 आरक्षण का, तो आपके चैनल पे मैंने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की तरफ से स्वागत भी किया। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपसे कह सकता हूँ। पहली बात तो यह कि जो चीज़ें की जा सकती थी उसको टाइमली नहीं किया गया, जो पर्वत समिति के साथ उसको रख करके आगे बढ़ाने का काम किया, उसको लेके मैं पहली बार हनी जी ने कांग्रेस पे बहुत सारे मेरा क्वेश्चन रख दीजिए नारायण दत्त तिवारी वाला। मैं सुन लीजिए, मैं आपसे कह, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें आपने कहा कि जो राज्यपाल जी ने विधेयक को अड़का रखा था कांग्रेस नहीं करा पाई। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी, राज्यपाल महोदय ने राजनीतिक परिदृश्य से उस विधेयक को पास नहीं किया। राज्यपाल नहीं रुका सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कौन रोक रहा था, किसकी चाल थी? 2 बार मुख्यमंत्री हनी जी मैं जवाब लूंगी, आपसे रुकिए। सुन लीजिए मैं आपसे, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ये राजनीति में ऐसी चीजें, हमारे प्रबुद्ध साथी बैठे हुए हैं और ये सारे लोग जानते हैं कि यदि हरीश रावत जी के ड्राफ्ट को राज्यपाल ने स्वीकृत नहीं किया तो किसकी गलती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही प्रश्न चिन्ह खुद पे लगाने वाली बात है, दूसरे के ऊपर डालने से नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं कि इस राजनीति से बेहतर होता, बहुत लंबा समय गुजरा है। मुझे लगता है हम सब साथी जितने भी लोग बैठे पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ जितने भी लोग इस पर बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस राज्य आंदोलनकारी से जुड़े हुए। मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस उत्तराखंड में आज 30 साल से ऊपर का होगा, वो निश्चित रूप से उसने उत्तराखंड के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दी, चाहे उसने दी, उसके परिवार ने दी, व्यक्तिगत रूप से दी। हम छोटे
बच्चे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, उस समय हम लोगों ने बहुत सारे, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, हमने सड़कों पे आकर के आंदोलन किए, लोगों ने नौकरियां तक छोड़ दी, लोगों के कहीं के परिवार वाले शहीद हो गए। बहुत पीड़ा की बात है और दुखद बात है। सरकारें भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, यूके के साथ भी रही है और पार्टियों के साथ भी रही, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन कुछ चीजों को लेकर जो किया जाना चाहे था, जो सम्मान दिया जाना चाहे था, वो नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार ने कुछ उम्मीदें कुछ चीजों को लेकर, जैसे मैं एक चीज कह रहा हूँ कि बहुत चीजें ऐसी थी कि जिनको राज्य आंदोलनकारियों का जो आइडेंटिफाई होना, उसी को कहीं ढंग से नहीं किया गया था। उसको लेकर तत्कालीन समय जो इन्होंने जो तिवारी जी की बातें कही, यदि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरियां किसी को मिले और आरक्षण किसी को मिला तो तिवारी सरकार में मिले। और जितने राज्य आंदोलनकारियों को जो नौकरियां मिली है, ये हमारे प्रदीप जी भी बता देंगे, क्योंकि वो बहुत करीब से उन्होंने देखा है। उतनी राज्य आंदोलनकारी आज तक किसी भी सरकार में उतनी नौकरियां नहीं मिली, ये पहली बात है। जो सम्मान दिया गया, कुछ कमियां थी, उनको राज्य आंदोलनकारियों को आइडेंटिफाई करने की बात है, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरी जनता राज्य आंदोलनकारी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अप्लाई किया, कुछ मानक थे, उन मानकों को लेके कुछ बातें की जानी थी। एक सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ चीजें छूटी हैं और लेकर के 2016 तक जब कांग्रेस की सरकार 12 के बाद, उसमें 13-14 के बाद उसमें बहुत प्रयास हुए और हमने बहुत सारी चीजों को लेकर उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया, बहुत चीजों का उनका वर्गीकरण करने का काम किया, उनको लेके चीजों को लेकर और ड्राफ्ट तक तैयार किया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन राज्यपाल ने उस ड्राफ्ट को राजभवन में रोक दिया। ठीक है, हनी पाठक जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देती हूँ। मैं बुटोला जी मेरा टर्न है, बुटोला जी मेरा टर्न है, प्लीज धैर्य, मैंने आपकी सुनी है। बुटोला जी ने मेरी बात का जवाब किस तरह से घुमा फिरा के दिया, ये साबित करता है कि आप अपनी पार्टी को किस तरीके से बचा सकते हैं। अच्छे प्रवक्ता का आपने परिचय दिया है। मैं दूसरी बात का अब इनको जवाब देती हूँ। बुटोला भाई साहब, जरा सा मुझे ये बताइए कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोच कर बोलिए। अगर यशी जी ये कह रहे राजभवन में लटका दिया था, थोड़ा पॉइंट, आपने मुद्दा बहुत ही अच्छा उठाया और आप जनता के माध्यम से प्लीज मुझे बात को क्लियर करने दीजिएगा, इस सारे मुद्दों को। थैंक्स कि आपने ये मुद्दा उठाया। जनता के सामने गुमराह करने वाली गतिविधियां जानी चाहिए। अभी इन्होंने क्या कहा, राजभवन में इस मुद्दे को लटका दिया गया। राजभवन में चलिए मुद्दा लटका दिया गया, चलो ठीक है, मैंने कह दिया, चलो ठीक है, लटका दिया गया। अब मुझे ये बात बताइए, अगर उसमें खामियां नहीं होती तो हाई कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया? मुझे इसका जवाब दे। 2010-2011 में आपकी खामियां को, जो आप लोगों ने तत्काल तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, राज्य आंदोलनकारियों को मूर्ख बनाने के लिए विधेयक पारित किया आनन फानन में, उसमें खामियां इतनी थी कि हाई कोर्ट में रोक लगा। हनी जी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उनकी सरकार में जो हुआ सो हुआ। नहीं, उस सरकार में क्या हुआ, अब हमें क्या करना है? हमें तो ये देखना है ना कि अब धामी सरकार में क्या हो रहा है। हाँ, अब मुझे इसका जवाब नहीं, लखपत बुटोला जी मेरा टर्न है। यशी जी, जो आप कह रही है धामी सरकार में क्या हुआ, आज का मुद्दा क्या है? 2 महीने का प्रवर समिति का टाइम बढ़ाया गया है इस विधेयक के लिए। मुद्दा यही है, तो मुद्दा यही है, उसी पर मैं आ रही हूँ। प्रवर समिति के टाइम को इसलिए बढ़ाया गया है कि पहले की गलतियां को दोबारा रिपीट ना करी जाए। और हाई कोर्ट ने जो रद्द किया, उसके कारण जो कमियां हुई, यशी जी आप भी सुने, इससे क्या हुआ था, जब आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई ना, तो कई बच्चे जो सेलेक्ट हो गए थे सरकारी नौकरियों में, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई थी बुटोला जी, ओनली बिकॉज ऑफ योर गवर्नमेंट एंड जल्दबाजी। और दूसरी बात, हमारी सरकार उसके लिए भी इस विधेयक में प्रावधान कर रही है। हम लोगों को देर इसीलिए हो रही है और कार्यकाल इसलिए बढ़ाया जा रहा है प्रवर समिति का, क्योंकि इस विधेयक को लाने के लिए, अरे थपलियाल जी पेशेंस रखिए, मैं जो बोल रही हूँ पॉइंट की बात बोल रही हूँ। अब ये बताइए, हमारी सरकार इसके लिए भी इसी विधेयक में प्रावधान कर रही है कि जो इस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हुए थे और हाई कोर्ट के रोक के बाद उनकी सरकारी नौकरियां छीन ली गई, रुक गई थी, वो इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हो और उन बेटियों को भी आश्रित की श्रेणी में लाया जाए जो कि विधवा है या परित्यक्ता है। ठीक है, प्रवर समिति में हनी जी मैं वापस आऊंगी, उसके बाद प्रदीप जी का रुख करूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का चूंकि समय हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ आरक्षण पर विचार, आंदोलनकारी नाराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और चर्चा इसी पर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं प्रदीप कुकरेती जी का सीधे रुख करना चाहूंगी। प्रदीप जी, हनी जी जो यहाँ पर कह रही हैं कि जो कमियां खामियां थी उन्हें ठीक करने के लिए 2 महीने का समय मांगा जा रहा है। देखिए, मैं यासी जी, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हनी जी की बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, नरेंद्र तिवारी जी ने जब ये सुविधाएं प्रदान की थी, उनका एक शब्द था, ये शब्द हमने उन्हें तब कहे थे
कि आप इसको एक्ट बनवा दीजिए, इसको विधानसभा में कराइए। उनकी जो वर्डिंग थी कि राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए कोई भी दल, कोई भी अधिकारी, कोई इस पे जो है किंतु परंतु नहीं कर सकता। इसमें जो मैंने कह दिया यही विधेयक है, यही एक्ट है। इसमें आप लोगों का कौन विरोध करेगा? जिन लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी है उनका विरोध कौन करेगा? तो हम वहीं रुक गए। उसके बाद अगर मैं हनी जी की बात को मान भी लूं, बात को भी स्वीकार कर रहे, 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जब कोर्ट में किसी जिला प्रशासन से पीड़ित होकर किसी करुणेश जोशी ने जो है हाई कोर्ट के अंदर इस बात को रखा। तो क्या ये बात जनरल खंडूरी उस समय उसको क्यों नहीं लेके आए एक्ट में? चलो ये भी हमने माना। जब हमने जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर रहे और पूर्व जो सूचना आयुक्त रहे, कोटियाल जी के माध्यम से हमने कोर्ट में रखा और फिर हमने डेट को आगे खिसका के जब जनरल साहब को हमने घेरा तो जनरल साहब को एक अधिनियम निकालना पड़ा, अधिसूचना निकालनी पड़ी और नियम बना के प्रेजेंट करना पड़ा उन नौकरियों को बचाने के लिए। दूसरी बात, उसके बाद वो जाते हैं, फिर निशंक जी आ जाते हैं। निशंक जी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। हमने उनसे कहा कि आपने ऐसे ऐसे नियम बनाया हुआ है, इसमें कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, सब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा संघर्ष का परिणाम ये निकला, 13 अगस्त 2010 को उन्होंने जो है सभी लोगों को जो है ये इसमें 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया, जिसका हमने स्वागत किया। तो क्या उन्होंने एक्ट तब क्यों नहीं बनाया? इसको भी छोड़िए आप। उसके बाद 2011 में जनरल खंडूरी फिर आते हैं। हमने उनसे जब कहा कि ये जो है इसमें आश्रित लोग छूट रहे हैं, आप उनको भी कर दीजिए, और जनरल साहब ने उसको किया। उन्होंने एक दो चीज और एक्स्ट्रा हमें दी, उन्होंने तब क्यों नहीं एक्ट बनाया? देखिए, इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसमें गलतियों को कोऑपरेट करने की बात है, आंदोलनकारियों को सहयोग देने की बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। पूरे 4 साल वो पूरे प्रदेश के अंदर 23 साल में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को मामले में कान बंद, आंख में काला चश्मा और बकायदा गेट में जो है नो एंट्री, उल्टा जो राज्य सम्मान परिषद का जो कार्यालय था वो ही बंद करा दिया, उसका फर्नीचर पिष्टी जी से उठवा के जिला प्रशासन में बंद करा दिया। धामी जी आए तो धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बात बता दूं, मुझे इस बात का फक्र है कि जिन कारणों से, जिन परिस्थितियों से यहाँ राज्य आंदोलनकारी जो चिन्हित हुए थे, उन कारणों को, उन तथ्यों को जुटा के मैंने खटीमा में भेजा जो मेरे राज्य आंदोलनकारी हैं। मैंने कहा भाई वहां पे तो 200 कुछ हैं, तो और लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? जब मैंने यहाँ से वहां तथ्य भेजे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग 800 कुछ लोग चयनित हुए। मैं यहीं से बैठ के खटीमा में मुझे पटना हनी जी, अगर आप इस बात को पहुंचाएंगी तो मुझे लग रहा खुशी होगी। नानक सिंह वहां परमजीत सिंह शहीद के पिता हैं, अभी तक उनको शहीद परिवार की पेंशन नहीं मिलती। आपको इस बात को पहल करना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लेके, प्रवक्ता से लेके सभी लोगों को बार बार बता चुका हूँ इस बात को। मैं हनी जी, सलीम अहमद के पिता की लग गई है। हनी जी जवाब दीजिए। प्रवर समिति, मैं 1 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। प्रवर समिति में 3 महीने में, मैंने फिर कह रहा हूँ कि उसमें विधवा वगैरह सारी लिखी हुई थी, उसमें केवल परित्यागा और ओ की मात्रा लगनी है, मैं कह रहा हूँ। और मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे उनका। खुद विधायक जी ने कहा ये सब कुछ ठीक बना हुआ था, प्रवर समिति का मैटर नहीं था ये। ठीक है, हाँ जो यशी जी, मैं इनके बात का इसके बाद आती हूँ मैं लखपत जी साहब का। चलिए आपने, हाँ कुकरेती भाई साहब धन्यवाद आपका, जो आप कह रहे हैं कि इसे तो उनको पता ही है सारी चीज। और अगर आप धामी सरकार को इतना अच्छा मान रहे हैं कि वो युवा में आपका देखेंगे तो निश्चित ही कुछ भी गलत नहीं होने का, ये मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन जो ये बात अभी आपने कही निशंक जी और खंडूरी जी की भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, इसमें यह है कि ये ऑब्जेक्शन तो 2011 में लगा ना, 2011 में ऑब्जेक्शन लगा है, उससे पहले नहीं लगा है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी ने कह दिया, सुनिए देखिए, अभी मैं कह देती हूँ यशी जी आप अगली मुख्यमंत्री होंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया, तो क्या हो गई ये मुख्यमंत्री? अब होने के लिए यशी जी को मेरी तरह से राजनीति में थोड़ा आना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, उसके बाद ये होंगी। या तो अभी तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बोल देंगी तो दोनों तीनों सारे इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे कि आपने कैसे सत्ता की पक्ष ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो वही मैं कह रही हूँ, एक्ट लाया जाता है, हर चीज के लिए एक्ट बनाया जाता है। जो हमारी धामी सरकार कह रही है, मुंह जबानी तिवारी जी ने कह दिया तो हो गया क्या? उसके लिए उनको अगर आपकी चिंता होती तो पूरी साहब ये भी कह रहे हैं कि प्रवर समिति की जरूरत नहीं थी, तो प्रवर समिति को इन्वॉल्व क्यों किया गया, गठित क्यों किया गया? तिवारी सरकार ने तो इतनी बड़ी घोटाला किया कुकरेती भाई साहब कि वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने शासनादेश को खारिज तक कर दिया
तो वो तब वहां पर कोर्ट में क्यों नहीं गई ये कहने कि मैंने जबान दे दी है, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, आप लोगों को तो मिलना चाहिए। और 12 से 2015 के बीच कांग्रेस क्यों चुप रही? मुझे बुटोला जी इस चीज का भी जवाब दे। और जहां तक प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार यशी जी यही कह रही हूं कि इसमें बेटियों को भी आश्रितों की श्रेणी में लाने की सरकार तैयारी कर रही है, विधवाओं और परित्यक्ता को भी लाने की तैयारी कर रही है, जो उस समय सेलेक्ट हुए थे सरकारी नौकरी में, लेकिन कोर्ट के शासनादेश के बाद इसको रोक लगाई गई, इसकी तैयारी कर रही है। अब जो बारीकी से आ रही है ना चीजें, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रदीप भाई साहब मुझ पर या सरकार पर कोई निशाना साधेंगे। ये मैं इनको पूर्ण विश्वास ठीक दिला है, के आज इस प्रदीप डिबेट पे कुकरेती जाती जी हूँ का कि रुख ये करूंगी, उससे स्थिति पहले संतुष्ट लखपत हो गया। बुटोला जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, उसके बाद मैं पीसी थपलियाल जी आपके पास आती हूँ फटाफट। देखिए, कुछ चीजों में, तथ्यों में हमारी बहन मुझे लग रहा चूक कर रही है या मैं समझ नहीं पाया। जो 2011-12 की बातें करें, 2011 में भी इनकी सरकार थी, 12 में तक भी इनकी सरकार थी, तो ये अपनी सरकार ही की कमियां गिना रहे हैं। मैं एक चीज कह सकता हूँ, मैं एक सरकार की कमियां कैसे गिनाऊंगी? विधेयक तो आप लाए ना, नारायण दत्त तिवारी जी लाए, फिर हरीश रावत जी लाए, अभी प्रदीप भाई साहब जो यहाँ पर इतने वरिष्ठ बैठे हैं, आंदोलनकारी हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे कि नारायण दत्त तिवारी जी लाए। तो मैं सरकार की कमियां कहां से बता दूंगी? लखपत बुटोला जी थोड़ा सा तो सोच के बोलिए। मैं सोच के बोल रहा हूँ, सोच के शायद ऐसा हो रहा है कि आपको राज्य आंदोलनकारियों को लेके चिढ़ मची हुई है। आपने एक, अरे आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे मुझ पे डिबेट पे लगा सकते हैं? ये गलत बात है। राज्य आंदोलनकारियों की वजह से आज हनी पाठक अपने घर में बैठी हुई है और शांति से बैठी हुई है। मेरा परिवार सुखी से रह रहा है यहाँ देहरादून उत्तराखंड में, तो ओनली बिकॉज ऑफ राज्य आंदोलनकारी। नहीं, सुरक्षित तो हम हिंदुस्तान में भी हैं। ऐसा नहीं कि राज्य के विकास के लिए जो मूल भावनाएं थी वो नहीं हो पाई, बहुत चीजें आपने जो चिड़ मचने वाली बात कर, चिड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये आदरणीय है, मेरे लिए ये आदरणीय है। मुझे इनसे बीच में चिढ़ जब कोई कैसे और मचेगी? इंटरप्ट करता है तो आपको प्रॉब्लम होता है। रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। चिड़ इसलिए मची है, मैं 3 चीजें बता देता हूँ। जब ये उत्तराखंड, तो चिड़ मचने वाली शब्द ना बोले ना फिर यशी जी। हनी जी, अब आप या तो एक लिस्ट दे दीजिए, फिर उनको पता हो कि आपको किससे चिढ़ मचेगी। मैं बता देता हूँ चिड़ क्यों मचती है। इन्हीं को नहीं, पूरी भाजपा नहीं, को मुझे ये मचती है। समझ में भी नहीं आ रहा ना लखपत जी कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे, सुन नहीं लीजिए, इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन हो भी क्यों रहा है? हम आज 2023 में है, धामी जी की सरकार चल रही है, अब उनको करना है जो करना है, लेकिन अब एनडी तिवारी जी की सरकार में एक विधेयक आया, अब शुरुआत वहीं से करी गई। अरे अगर उसमें कमियां खामियां है, देरी कब तक, इनको न्याय कब मिलेगा, इनको 36 आरक्षण कब मिलेगा, हम इस पर बात नहीं कर रहे। वो अगर आरोप लगा रही है, आप उस पर प्रत्यारोप शुरू कर रहे हैं, चल रहा है यहाँ पे। सुन लीजिए यशी जी, मैं इतना सुन रहा हूँ, मुझे लगभग 1-1.5 मिनट मिल सकता ना, 90 सेकंड में आपसे ले रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये मस्ती है कि जब ये हम उत्तराखंड आंदोलन को लेके कहते थे कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो और कहीं मंजूर नहीं, गैरसैंण अब दूर नहीं, हमारे साथ 2 राज्य बने, क्या विसंगतियां और क्या दी इस प्रदेश को? हमारे साथ 2 राज्य बने, दोनों की राजधानी थी उत्तराखंड, गैरसैंण को अस्थायी राजधानी थी। पहली बात है, जो विकट और विसंगतियां इन्होंने वहां से शुरू किया। इन्होंने उत्तराखंड के साथ क्या किया कि यहाँ के जितने भी संसाधन थे उत्तर प्रदेश के साथ गिरवी रख दी। ये बताएं किसकी सरकार थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि केंद्र में एक विधेयक लाकर के उत्तराखंड के सारे अधिकारों को सीज करने का काम किसकी सरकार ने की? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की, ये कांग्रेस की सरकार ने की। ये चीजें जो टेक्निकल चीजें, उत्तराखंड आज विसंगत और विकृत बना है तो इनकी नीतियों की वजह से बना है, और उसका खामियाजा इन्हें 2002 में चुकाना पड़ा। मैं आज का जो उत्तराखंड का आज स्वरूप बना है, जिसको लेकर हम 7 जिलों को लेकर उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना करते थे, और उन 7 जिलों को लेकर हम कहते थे कि गैरसैंण में हमारा राजधानी, क्योंकि पहाड़ी मूल स्वरूप का ये राज्य था, और उसी पिछड़ेपन की वजह से अपनी हमारी जो अवहेलना होती थी उसको लेकर 7 जिलों की मांग को लेकर के जो कहा गया था, इन्होंने यहाँ की अस्थायी राजधानी दी, यहाँ की परिसंपत्तियां गिरवी रख दी, और यहाँ के सारे अधिकार केंद्र में बिल लेकर के इन्होंने उसको भी फ्रीज करने का काम किया। तो इसलिए जो ये बार बार कहते, जो पीड़ाएं जो उत्तराखंड को दर्द भाजपा ने दिया है, उस दर्द को उत्तराखंड की जनता यदि पढ़ लिख ले और स्थायी राजधानी तो दोनों सरकारें नहीं दे पा रही है ना उत्तराखंड को। सुन लीजिए, किसने देना था? झारखंड छत्तीसगढ़ को किसने दिया? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों दिया झारखंड छत्तीसगढ़ को? हम जब कह रहे थे गैरसैंण तो क्यों नहीं दी गई? यही तो सवाल इनसे पूछा जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी परिसंपत्तियां उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को क्यों गिरवी दे दी? यहाँ का जल जंगल क्यों गिरवी दे दी गया? यहाँ के सारे संसाधनों पर फ्रीज किसने किया? फ्रीज ये संसद के अंदर कौन कानून लाया?
ये तो इन्हें बताना पड़ेगा। उत्तराखंड की गला किसने घोटा, ये बताना पड़ेगा इनको। आज जो पीड़ाएं हम थपलियाल कह जी। रहे हैं ये भाजपा की देन है। ठीक है, आज जो थपलियाल जी। उत्तराखंड पिछड़ा है और उत्तराखंड की ये हास्य बने, ये विसंगत और विकृत उत्तराखंड बनाने के लिए भाजपा की देन है। मैं आज भी कह रहा हूँ और इसलिए इनको पीड़ा होती है। हाँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने 2017 में कहा था कि हम सरकार बना के उत्तराखंड में लोकायुक्त लाएंगे, प्रवर्तन समिति को भेजा गया, वो लोकायुक्त आज तक लोकायुक्त आ गया? मैं पूछना 8 साल हो गए, लोकायुक्त क्यों नहीं आया? वही प्रवर्तन समिति है जहाँ वो लोकायुक्त भेजा गया है। यही वो राज्य ठीक। आंदोलनकारियों के लिए जो टाइम पे लखपत बढ़ाया जा घोटाला रहा जी, है। रुकिए मैं जरा। आपसे कह रहा हूं, ये केवल सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ यशी जी, ये केवल जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है। यहाँ बूथ से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्रधान सेवक तक झूठ बोलता है और केवल झूठ के अलावा ये कुछ नहीं करते। उत्तराखंड को विकृत करने वाले ये सरकार है, भाजपा है, अटल बिहारी जी की सरकार है। मैं आज भी कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, हमारे एतकार संसाधनों को सीज करने वाली ये सरकार है। और यही जवाब पीड़ा तो हम यशी जी। नहीं, रुक जाइए। हम दूर नहीं कर सकते इस पीड़ा को। अब हमारी पुश्ते भी दूर नहीं लखपत कर घोटाला सकती। जी, रुकिएगा इसलिए जरा, मैं पीसी कहता हूं कि थपलियाल जी। इनको तीर मचती है। जी, बड़ा बहुत ही दुख की बात है कि मुद्दे हमारे और खेलते हैं भाजपा और कांग्रेस, और हम लोग एक मूक दर्शक के रूप में रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से मिले हुए इनके जो मठाधीशों की ताकत ने इनको हमारा मठाधीश बना दिया है और ये जो चाहे कर सकते हैं। हम इनके आगे घुटने टेक के खड़े हैं, जबकि स्थिति होनी ये चाहिए थी कि इनको हमारे आगे घुटने टेकने चाहिए थे। क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में अभी जैसे मैडम ने कहा कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल भी आंदोलनकारी थे, विनोद चमोली, निश्चित रूप से विनोद चमोली तो मेरे साथ आंदोलन में लगातार संघर्षरत थे, और जनरल खंडूरी तो खुद जेल गए, 50,000 रुपए भी लिए उन्होंने। जनरल खंडूरी जो मतलब बिल्कुल 2007 में सत्ता में आए। तो आफ्टर ऑल जब तिवारी जी ने एक प्रकरण शुरू किया आंदोलनकारियों को देना, और आंदोलनकारियों ने हमने अपना पल्लू चौड़ा करके लिया, और वही लेना हमारे लिए अपराध बन चुका है, क्योंकि आज हम राजनीतिक तौर पे अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। वही हमारी शक्ति को छिन भिन कर दिया। आप ये देखिए कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस को उत्तर उंगली करती है, उन्हीं सवालों को लेकर जब कब कांग्रेस सत्ता में होगी, भाजपा उन्हीं सवालों को लेकर उंगली करती रही है। हम इस तमाशा 23 साल से देख रहे हैं, और इसमें सबसे बड़े अपराधी के रूप में हम पाते हैं, अगर तिवारी जी ने हमें आरक्षण दिया तो तिवारी जी ने निश्चित रूप से एक बड़ा भारी दंड दिया था। जिस तिवारी जी ने कहा था कि मेरे मन पे ये मिलेगा, उत्तराखंड में हासिल होगा, उस तिवारी जी हमारे सर्वमुकुट बने जब राज्य बना। उसके बाद खंडूरी जी, जिस खंडूरी जी की चिट्ठी से 2 अक्टूबर 1994 का कांड हुआ कि यहां से केवल देहरादून वालों के साथ हुआ वो कांड, और उस कांड का मैं साक्षी हूं कि किस तरह से हमारे साथ वो खेल खेला गया, हमारे साथ खेल खेला गया। इवन जब पहली सरकार आई उसमें भी विधानसभा की भर्ती, दूसरी सरकार आई खंडूरी की, विधानसभा की भर्ती, तीसरी, इन्होंने भर्तियां बैकडोर से करनी शुरू की। आज 2002 से लेकर और आज तक यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है, क्योंकि हम बेगिंग पॉइंट में थे। अब मांगने वाले कौन थे? और आज जो युवा आज सड़क पे खड़ा होकर रोजगार की मांग कर रहा है वो कौन है? इन थपलियाल जी, सवालों को ये सारी बातें प्रीवियस, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस बातें जितनी भी खंडूरी टाइम पे हुई या एनडी तिवारी जी की सरकार के टाइम पे हुई, अब उन बातों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना है कि धामी जी इस पर किस तरीके से काम करते हैं, और जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, एक टाइम पीरियड काफी बीत चुका है, अब तो कहीं ना कहीं 36 आरक्षण डिजर्व करते हैं आंदोलनकारी या नहीं करते? बिल्कुल, अरे आंदोलनकारी 36 आंदोलन बिल्कुल करते हैं। इसके सिवा है भी क्या हमारे पास? हम केवल यही मांग सकते हैं। अब हम कोई सत्ता चलाने के लायक थोड़ी रह गए हैं, अब तो मांगने के लायक रह गए। अब धामी जी बिजी हैं, वो बाहर से ला रहे हैं, इंग्लैंड से ला रहे हैं इन्वेस्टर को, दुबई से ला रहे हैं, वो एक नई चीज कर रही है युवाओं के लिए। और जो हमारे जो आंदोलनकारियों की परवर समिति है उसका हल निकालना धामी सरकार के बूते के बाहर है, बिल्कुल बाहर है। क्योंकि निकालने वाला कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल जिसको इन्होंने कहा है वो तो एक अपराधी है। जिस अपराधी ने तमाम, आपने देखा होगा कि किस तरह की भर्तियां उन्होंने की, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। किस तरह से वो पिटाई करते हैं सड़कों पे, उनका कुछ नहीं हुआ। आज उत्तराखंड का आंदोलनकार ही नहीं, उत्तराखंड की जनता भी
खून के आंसू रो रही है। दयाल जी देखिए, 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा है, मेरी बात सुनिए, 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा है, तो 2 महीने का वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर हनी जी ने जैसा कि भी एक्सप्लेन किया कि उसमें जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको ठीक करके हम 2 महीने बाद उस पर करेंगे। हाँ, इस पर मैं जवाब लूंगी यहाँ पर प्रदीप जी आपसे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा कि आखिर इतना अब इंतजार करने में क्या गुरेज है? अगर आप इतना लंबा समय इंतजार कर सकते हैं तो सिर्फ 2 महीने की बात है। अनम्यूट कीजिएगा। 6 महीने 6 साल बीते, ये पुनर्बहाली 10 साल से। अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की भर्तियां निकल जाएंगी, 45 निकल चुकी हैं, 1500 की वैकेंसी आने वाली है, बाकी के जो 700 कुछ पद हैं वो भी जो है अभी निकलने वाले हैं। वो अब आप ये बताइए कि जब जाएंगे तो इस रिजर्वेशन का, इस क्षैतिज आरक्षण का मुकुट लेके हम क्या घूमेंगे? ये रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन किन परिस्थितियों में मिलेगा वो आप समझ सकते हैं उस बात को लेके। हनी पाठक जी देखिए, ऐसा है यशी जी, बहुत ही प्यारे आपने जवाब दिया कि जब सारी कमियों को जो मैंने बताई हैं दूर करके 2 महीने का समय मांगा जा रहा है, और प्रदीप जी ने कहा 6 महीने का भी समय देने को तैयार है लेकिन भर्तियां निकले। देखिए ऐसा है प्रदीप भाई साहब, अगर सरकार 2 महीने का समय मांग रही है तो कुछ सोच के ही मांग रही है, और भर्तियां लगातार हो रही हैं, आगे भी होंगी, इसके बाद भी होंगी। लेकिन आप लोगों को हर सरकार की तरीके से, जैसे कि कांग्रेस ने आप लोगों के साथ गुमराह करने का कार्य किया, वैसी गलतियां धामी सरकार में मुझे नहीं लगता कि होगी। और जैसे ही समिति उसको विधानसभा को सौंपेगी ना, एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर इसे पास करा लिया जाएगा, आप भी देखिएगा। क्योंकि धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून की बात करी थी, वो धरातल पर लागू हुआ है। महिलाओं को 36 आरक्षण देने की बात करी थी, उसको भी विधानसभा से पास कराया गया और धरातल पर लागू हो रहा है। यूसीसी का भी कुछ अता पता नहीं है, वो कानून अभी तक सख्त नहीं हो पाया है। पलायन समिति आपकी कहाँ है हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे वो गिनाएंगी, अगर आप मुझे ये गिनाएंगी कि ये हो गया है, तो मैं आपको ये भी गिना सकती हूँ कि क्या क्या नहीं हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा है, 2 महीने की बात की जो बात इन्होंने करी है, मैं उसकी बात का जवाब दे रही हूँ। और नकल विरोधी कानून से लेके हर चीज को सरकार वो कर रही है जिससे कि उत्तराखंड का भला हो। और नकल विरोधी, ये उत्तराखंड में जो ये प्रवर समिति की जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रवर समिति जो 2 महीने बाद निर्णय लाएगी। अच्छा हनी जी, एक बात बता दीजिए, नकल विरोधी कानून रात के लिए कैसे कैबिनेट बिठा दी गई, और उसके लिए जो भू कानून त्रिवेंद्र रावत जी ने जो घर में बैठ के कैबिनेट बुला के उसमें कैसे प्रबंधन कर दिया गया? हमारे साथ इस बात का जवाब देती हूँ। हाँ, मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ प्रदीप जी। देखिए, उसमें नकल विरोधी कानून में इतनी सारी समितियां बिछाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें पहले ठोकर लगी हुई नहीं बात थी। उसमें पहले ठोकर लगी हुई बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले की सरकार ने कभी युवाओं के लिए इस तरीके का सख्त कानून लाने की कोशिश करी ही नहीं। लेकिन ये जो सड़ा बीज बोया गया कांग्रेस की तरफ से, सुनिए ऐसा है, देखिए जो कांग्रेस ने सड़ा बीज बोया ना, उसका जो पेड़ उगेगा वो खराब ही उगेगा। तो इन्होंने जो आनंद फानन में विधेयक उल्टा सीधा लेकर आया ना, तो उसमें जो फल आया वो सड़ा ही लाया, जिसकी वजह से आज आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री ने 6 महीने पहले ही पूरा हजारों रुपए का, जिसमें लाखों रुपए का एडवर्टाइजमेंट चला गया, उसमें कैसे घोषणा कर दी कि उसमें उनको जो हमने 10% आरक्षण दे दिया। अगर दे दिया तो फिर भर्तियां क्यों नहीं भरी जा रही, हमारी अधिसूचना क्यों नहीं जारी हो रही है? तो हम इस बात को मैंने अभी आपको इस बात का जवाब दिया था, मैंने अभी आपको इस बात का जवाब दिया था प्रदीप जी, कि आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी तो कई बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे उनको सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ा था। उनकी सरकारी नौकरियां नहीं हो पाई थी। पॉइंट वो किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। और चलिए मुझे इस बात का कांग्रेस जवाब दे दे कि 12 से 2015 के बीच राजभवन में जब ये बिल अटका हुआ था तब ये थे, ये क्यों चुप थे? मुझे ये बताइए, 12 से 15 के बीच में विधेयक राजभवन में जब लटका था तो इनकी ये चुप्पी किस चीज की थी? किस चीज की थी? मुझे इस बात का जवाब दे लखपत बुटोला जी। क्योंकि पॉइंट्स की बात करो तो ये लोग छोड़ देते हैं, पॉइंट्स की बात करो तो डिबेट छोड़ देते हैं। यशी जी, ये गलत बात है ना, पॉइंट से भागना नहीं चाहिए। ठीक है, पीसी थपलिया जी, हनी जी की बातों से सहमत हैं? देखो, हनी जी बोल रहे हैं कि बीज बोने की बात करते हैं, लेकिन बीज, इस राज्य का बीज बोने वाली तो भाजपा है। यानी 2000 में जो राज्य दिया तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया, और ऐसा राज्य दिया गया जो लुंच पुंज राज्य था, और 2 साल तक इन्होंने असंवैधानिक सरकार रखी। 2 साल में क्या इन्होंने सोचा नहीं था कि आंदोलनकारियों की हित की बात हमें करनी चाहिए? नहीं सोचा होगा। 2000 से 2002 तक भाजपा की सरकार थी यहाँ,
और उसके बाद जब तिवारी जी की सरकार थी, चूंकि तिवारी जी एक विजनरी नेता थे और अपने अनुभव के मुताबिक उन्होंने सोचा कि राज्य के आंदोलनकारियों को हमें अनदेखा करेंगे तो राज करना मुश्किल पड़ जाएगा, तो उन्होंने अपनी राजनीति की सूझबूझ के द्वारा आंदोलनकारियों को आरक्षण दे दिया। लेकिन ये आरक्षण अनएंडिंग रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, ये उनको नहीं मालूम था। और यही आज भाजपा की कमजोर नेतृत्व के आगे ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इसका हल निकालना, क्योंकि आरक्षण जो है वो संविधान के मुताबिक होना चाहिए और संविधान में जब तुम जाते हो तो तुम सवाल खड़ा करेगा हाईकोर्ट, और इसका जवाब देना राज्य सरकार के लिए आसान काम नहीं है। मेरा स्टेटमेंट ले लीजिए, फिर मुझे निकलना है। ठीक है हनी जी। जी हनी जी बोलिए। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि राज्य के बीज तो आपने बोए, मतलब कांग्रेस ने थोड़ी बोए। कौन से राज्य के बीज हमने बो दिए, मुझे ये बताइए। कौन से राज्य के बीज हमने बो दिए, मुझे राज्य आपने। ऐसा है ना थपलियाल जी ऐसा ना, जो मैंने बीज की बात करी ना, जो मैंने बीज की बात करी, अभी प्रदीप जी ने क्या जवाब दिया, आपने शायद प्रदीप जी की बातों को बारीकी से नहीं सुना, गंभीरता से मैंने सुना है। उन्होंने क्या कहा, यशी जी को मैंने उसी चीज का जवाब दिया था कि कल आपको मुख्यमंत्री बना दूं, मैंने बोल दिया। तो मुझे वही बात का जवाब है कि नारायण दत्त तिवारी जी ने ना विधेयक नहीं लाया था, विधानसभा में पास नहीं कराया था, आनन फानन में अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आप लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दी थी। लेकिन हमारी सरकार, यहाँ पर जो धामी सरकार है, जिस पर कि अभी भी प्रदीप जी को भरोसा है, वो खुद यहाँ पर जुड़े हैं और उन्होंने अग्रवाल पर भरोसा नहीं कर पा रहे। धामी जी पर तो भरोसा है, प्रेमचंद अग्रवाल पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। हनी जी उसका क्या करेंगे? थपलियाल जी, जो अब क्या कि प्रेमचंद अग्रवाल जी वरिष्ठ आंदोलनकारी रहे हैं और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं, उनको कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा और वो वही विधानसभा अध्यक्ष रहे थे और वो वही मंत्री और आंदोलनकारी हैं। जब ये विधानसभा में इस तरीके की बातें हुई थी तो वो आंसू से रोए थे और उन्होंने अपना दर्द बताया था कि आंदोलनकारियों को इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे थपलियाल जी ये बात बता दीजिए कि नारायण दत्त तिवारी जी ने राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कब कब अपने आंसू निकाले राज्य आंदोलनकारियों की बातों को लेकर, और कब विधानसभा में इस तरह की विधेयक को बात करने के लिए बात को आगे लाए। और यशी जी कोई और फाइनल कमेंट चाहिए तो प्लीज बताइए, मुझे प्लीज निकलना है, बहुत अर्जेंट। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, अब फिलहाल आपका आगे का क्या रणनीति होगी? देखिए हनी जी ने अपना रुख बहुत स्पष्ट किया पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से यहाँ पर 2 महीने का समय क्यों मांगा जा रहा है, क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं। ये हनी जी की मजबूरी है, अगर वो ये बात नहीं रखेंगी तो पार्टी में एक होशियार प्रवक्ता रखना पड़ता है, समझदार प्रवक्ता रखना पड़ता है जो अपनी बात को सही तरीके से पार्टी पक्ष में रख पाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं के मंत्रियों के, इन्हीं के विधायकों ने ऑफलाइन, मैंने तो पहले दिन ही वो पटल पे पढ़ लिया था, वो बिल्कुल सही बना हुआ था, वो उसमें कोई झोल नहीं था, उसमें सिर्फ प्लस होना था, माइनस कुछ नहीं होना था उसमें। इन्होंने तो खुद स्वयं अपने ब्यूरोक्रेसी पे और कर्मचारियों पे सवाल उठा दिए। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है अपनी पार्टी का पक्ष रखना। यहाँ पे स्वयं हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, आप एक चीज को देखें, जरा सी बातों को इंगित करके, ये पिछले कुछ वर्षों से क्या है कि जो जिस प्रकार से सरकारों में जो एक पारदर्शिता होती थी, वातावरण होता था, वार्ता करने का वो होता था, उन चीजों से ये लोग दूर होते चले जा रहे हैं। और मैं केवल फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, धामी जी से मैं सिर्फ इसलिए वो कह रहा हूँ क्योंकि वो यूथ हैं, उन्हें लंबा चलना है, तो वो इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं रखेंगे तो राजनीति में वही सक्सेस होगा जो थोड़ा सा अपना जो है उस तरह का दायरा बना के जो चलेगा। और निश्चित रूप में क्योंकि उन्होंने पहल करी थी हमारे संघर्ष पे, हमने दोनों बार उनका घेराव करा, वार्ता हुई, विधानसभा हुई, सारी चीज हुई। अब हनी जी चली गई हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमने कहा, उन्होंने तो ये भी कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि जो है हम भू कानून लेके आएंगे। कहाँ है भू कानून? 2018 में जिस प्रकार त्रिवेंद्र रावत जी ने पूरे उत्तराखंड के लिए वो सवाल मैंने पूछा था, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया फिलहाल। और खैर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य आंदोलनकारियों के साथ न्याय हो, उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण जो है वो जल्द से जल्द मिले। और आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी सरकार द्वारा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक उन्हें ये क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला, जिसको लेकर आंदोलनकारी एक बार फिर से नाराज नजर आ रहे हैं। अब इन्हें खुश कैसे करती है सरकार, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।